लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और ये एक नया वीडियो और बिल्कुल सारे वीडियो से हट करके है। इस वीडियो का टाइटल आपको सामने दिखाई दे रहा है, लिटरेरी पीरियड्स वर्सेस लिटरेरी मूवमेंट। ये दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एक पीरियड होता है अर्थात हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, और एक लिटरेरी मूवमेंट होता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन अक्सर होता है कि लिटरेरी मूवमेंट क्या है और लिटरेरी पीरियड्स क्या है। तो ये मैं सारी चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है लिटरेरी पीरियड्स की। लिटरेरी पीरियड इज अ स्पैन। किसी देखिए स्पैन जो होता है समय अवधि, एक स्पैन होता है अर्थात ये समय होती है ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम एक अवधि है, समय का एक जो है पीरियड होता है इन हिस्ट्री वेयर लिटरेचर शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स influenced by the historical, social and cultural condition। लिटरेरी पीरियड जो होता है वो क्या होता है कि ये एक टाइम का होता है, एक समय होता है, पीरियड होता है, कुछ जगहों से कुछ टाइम से लेकर के कुछ उसका एक सिस्टम होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसे लिटरेरी पीरियड कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये एक इन्फ्लुएंस होता है, किसी चीज से प्रभावित होता है, उस समय के अनुसार प्रभावित होता है, और वो हिस्टोरिकल होता है, और वहाँ का जो सामाजिक जो सिस्टम होता है, सामाजिक ताना बाना होता है, उससे वो रिलेटेड होता है। वहाँ का कल्चरल कंडीशन क्या है उससे वो संबंधित होता है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कई पीरियड होते हैं। मैंने यहाँ पे रोमांटिक पीरियड लिया है 1798 टू 1837। आप जानिए कि लिटरेरी मूवमेंट क्या होता है। लिटरेरी मूवमेंट जो होता है वो इज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स हु फॉलोज अ शेयर्ड फिलॉसफी, स्टाइल और आइडियोलॉजी सम टाइम विद इन और अक्रॉस द पीरियड्स। जैसे देखिए कि ये जो लिटरेरी मूवमेंट होता है ये ग्रुप ऑफ राइटर्स होता है हु फॉलो अ शेयर्ड, दूसरों के साथ जो है हिस्सेदारी करना और दूसरों के साथ मिलकर के काम करना। शेयर के माने बांटना ही नहीं होता है, एक शेयर्ड है फिलॉसफी। उनकी जो है एक फिलॉसफी जो होती है वो शेयर्ड होती है, अर्थात एक की फिलॉसफी दूसरे से वो रिलेटेड होती है, उसकी स्टाइल रिलेटेड होती है, उसकी आइडियोलॉजी रिलेटेड होती है, और कभी कभी विद इन और अक्रॉस पीरियड, कभी कभी एक ही पीरियड में अर्थात जो आपका एक समय उसी में रहता है, और कभी कभी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में रहते हैं। ये बहुत सारे, जैसे अगर हम देखेंगे तो रोमांटिसिज्म है, रियलिज्म है, मॉडर्निज्म है। इन चीजों को फॉलो करने वाले अलग अलग टाइम में भी हो सकते हैं। एक थॉट को फॉलो करने वाले अलग टाइम में भी हो सकते हैं और दूसरे टाइम में भी हो सकती हैं। तो जो है ऐसा भी होता है कि बहुत बार वो थॉट दूसरे के जो थॉट पहले वाले का था वो उसके कई साल के बाद दूसरे वाले का के दिमाग में भी वही बात आ जाए। तो ये चीजें होती हैं। अगर आप बहुत से पोएट्स के बारे में देखेंगे, बहुत से पोएट्स के बारे में जानेंगे, जैसे हम लोग के अध्ययन का समय था जब हम लोग स्टडी करते थे स्टूडेंट लाइफ में, हम लोग के टीचर ने एक लोकल पोएट जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का जो पोएट था वो उसका एक जो है हम लोगों को एक कपलेट सुनाई, और फिर उसके बाद अलेक्जेंडर पोप की एक कपलेट सुनाई। तो ये आदमी जो था टोटली जो लोकल मैन था है वो टोटली अननोन है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश लिटरेचर को नहीं जानता है, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में जो कपलेट का ये किया था। तो जब हमारे इंग्लिश के टीचर ने उसकी उस कपलेट को सुना तो उसकी प्रेस करते हुए कहा कि अगर तुम इंग्लिश पढ़े हुए होते तो मैं तुमसे सीधे यही कहता कि तुमने ये थॉट्स अलेक्जेंडर पोप के जो है कपलेट से लिया है या पोएम से लिया है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक सिचुएशन से दूसरी एक टाइम के बाद दूसरे टाइम में लोग आ जाते हैं। तो पीरियड और लिटरेचर में ये फर्क है, पीरियड और मूवमेंट में ये फर्क है कि एक पीरियड में एक थॉट्स के लोग होते हैं, एक विचार के लोग होते हैं, लेकिन मूवमेंट जो होता है वो एक ही सिस्टम में दूसरे भी समय में हो सकता है और पहले समय में भी हो सकता है। तो ये जान लीजिए। थोड़ा सा इसकी जो मैंने एक जो थोड़ा सा एक ये दे दिया है, टेबल दे दिया है, ऐसा देखिए। बेसिस जो होता है, ये बेस इसका जो आधार होता है वो नेचर है,
लिटरेरी पीरियड जो इसका नेचर जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है और ये आइडिया स्टाइल बेस्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम बेस्ड होता है, ये आइडिया स्टाइल बेस्ड होता है, यानी कि जो स्टाइल आज है वही स्टाइल आज से 100 साल पहले भी हो सकती है। नेक्स्ट है फोकस किस पे करता है, हिस्टोरिकल एरा पे ये फोकस करता है। और कॉमन फिलॉसफी, अगर उस समय में भी कोई वही थाट रखता था और आज वही थाट रखता है तो लिटरेरी मूवमेंट में रखा जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन होता है, फिक्स टाइम स्पैन होता है, यानी कि समय का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये उस वक्त भी हो सकता है और इस वक्त भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर से देख लेते हैं तो विक्टोरियन एज होता है और रियलिज्म, मैंने दो टॉपिकल लिए तो ऊपर जो है रोमांटिक और रियलिज्म लिया था, मॉडर्निज्म लिया था, यहाँ पे मैंने केवल एक रियलिज्म लिया है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसमें ट्रांसलेशन नहीं दिया है, मैंने शब्दों का को ट्रांसलेट नहीं किया है। जैसे आप पहले वीडियोस में देखे होंगे कि मैं एक टॉपिक लेता था और फिर उसको हिंदी में उसका जो एआई से उसका जो है ये लिखवा देता था, ट्रांसलेशन लिखवा देता था, तो वो एक्यूरेट नहीं होता था। मैं आपसे बार बार कहता था कि उस पर डिपेंड न होइए। तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसको मैंने कुछ स्टूडेंट को मैं बुलाया और मैंने उसको ये इसका पीडीएफ दिया कि जैसा इसको पढ़िए और जिन शब्दों की मीनिंग आपको नहीं आती है उस पर आप निशान लगा दीजिए। तो उन्होंने उस पर निशान लगा दिया था, तो जब जो वर्ड्स मिले वो मुझको 2-3 स्टूडेंटों से, तो उसी को मैंने इसमें डाल दिया है ताकि आपको भी समझ आए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, देखिएगा। अब देखिए इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स जो है डिटेल रिवीजन चार्ट है, ये आप देख लीजिए कि कौन कौन से इंग्लिश पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी चीज़ें मैंने दिया है, उसके फीचर्स क्या हैं। आप इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं और इसके आथर्स के बारे में लिख सकते हैं, तुरंत आपका ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि आप ओल्ड पीरियड के बारे में क्या जानते हैं, मॉडर्न पीरियड के बारे में क्या जानते हैं, न्यू क्लासिसिज्म के बारे में क्या जानते हैं। सारी चीजों का आंसर आपको एक वीडियो में मिल जा रहा है। मैं ये समझ रहा हूं कि इस को पढ़ने के बाद आप कम से कम 50 क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे। तो ये इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ये 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक चला था। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द हीरोइक पोएट्री एंड ओरल ट्रेडिशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओल्ड पीरियड में किस तरीके की पोएट्री लिखा जाता है, कैसे क्या है इसका, तो इसकी पहचान जो थी हीरोइक पोएट्री की थी और ओरल ट्रेडिशन था, अर्थात आदमी बोल करके या सुना करके अपने लिटरेचर को बताता था। और लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ पैगन, ये पैगन पर ये करता था। जैसे पैगन जो होता है किसी शब्द जो है समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों को, सॉरी ये पैगन है, पैगन देखिए सॉरी यहाँ पे है, उन धार्मिक विश्वासों का जो मुख्य विश्व धर्मों से नहीं पाए जाते हैं। तो ये पैगन एक धर्म था, एक मानने वाले जो थे, जो आज के जो मुख्य धर्म है जैसे ईसाई है, इस्लाम है, इनसे इनका अलग विचार था, तो उन्हीं को पैगन कहा जाता था। ये पैगन बिलीफ्स है एंड इमर्ज, और ये निकला कहां से था, क्रिश्चियनिटी से निकला था। और जो इसकी थीम क्या थी, इंक्लूड्स ब्रेवरी, लॉयल्टी, फेट एंड वार। इसकी जो थीम है बेसिकली वो इसमें ब्रेवरी शामिल होती है, वफादारी होती है, युद्ध होता है। और कैसे होता है, वर्ड्स वेयर ऑफन संग और रिसाइटेड एंड यूज अलिट्रेशन। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है इंस्टीड ऑफ राइम। इसमें ज्यादातर अनुप्रास का इस्तेमाल होता है, अलिट्रेशन। किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग अनुप्रास अलंकार होता है। ये मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डिफिनेशन भी लिख दिया है ताकि आप वहीं पे इसको समझ लीजिए। आइए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर आथर्स और वर्क के बारे में जानते हैं तो अननोन पोएट्स है। ब्यूफ इज द बेस्ट एग्जांपल शोइंग हीरोइक वैल्यूज एंड मोरल स्ट्रगल। अननोन पोएट है ब्यूफ है, इसमें एक पोएट मिलते हैं, वो जो है ब्यूफ लिखी गई है और उसके पोएट जो है अननोन है। आगे देखिए मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है 1066 से स्टार्ट होता है और 1500 तक चलता है। इसमें क्या होता है, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो थे उनके बाद ये इंग्लिश बिगेन टू डेवलप एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। जो कॉन्क्विस्ट जो थे, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट थे, उनके बाद जो इंग्लिश जो डेवलप करने लगी और ये कैसे एक लिटरेरी लैंग्वेज के फॉर्म में ये डेवलप हुई। लिटरेचर इंक्लूड्स अ रिलीजियस थीम। अब यहाँ के इस समय का जो लिटरेचर है उसमें रिलीजियस थीम होती है, रोमांस एंड सोशल सटायर होता है।
इट रिफ्लेक्ट्स एवरीडे लाइफ एंड द क्लास स्ट्रक्चर, ये एवरीडे लाइफ को शो करता है और क्लास स्ट्रक्चर को शो करता है। इसमें अगर हम बात करते हैं 1026 से लेकर 1500 तक, तो इसमें जॉफ्री चार्सर है, कैंटरबरी टेल्स है, present a realistic picture of medieval society with a mix of humor, morality and human behavior। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर है वो जॉफ्री चार्सर है, और इन्होंने इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कृति है वो है कैंटरबरी टेल्स, और ये सोसाइटी के बारे में बताती है, सोसाइटी की चीज क्या, किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके के लोग क्या करते थे। ये बहुत शानदार है। अब अगला जो पीरियड आता है वो आता है रेनेसां। ये 1500 से लेकर के 1660 तक चला था। बहुत ही शानदार ये पीरियड था और इसमें बहुत सी चीजें आई थी। दिस पीरियड मार्क्स द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ये जो मार्क्स करता है, ये पहचान है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की तरफ जाता है, एंड राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, और इसमें ह्यूमनिज्म को डेवलप किया जाता है। लिटरेचर फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल्स, ये मानवीय संभावनाओं को जो है फोकस करता है। इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तिवाद को संबोधित करता है, एंड क्रिएटिविटी, और इसमें नई नई चीजों को क्रिएट किया गया था इस एज में। ड्रामा एंड पोएट्री फ्लोरिश्ड ग्रेटली, और इसमें ड्रामा और पोएट्री को जो है बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, इसका उदय हुआ था। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पोएट्स की बात करते हैं, राइटर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, जिसने एक्सप्लोर किया था डीप ह्यूमन इमोशंस, जिसने जो है ह्यूमन इमोशन के बारे में पता लगाया था, ह्यूमन इमोशन के बारे में खोज किया था और उसको प्रस्तुत किया था। वॉरी जॉन मिल्टन रोट ऑन रिलीजियस, और जबकि जॉन मिल्टन ने धार्मिक चीजों पर लिखा था, एंड फिलोसफिकल थीम्स दिया था इन पैराडाइज लॉस्ट। उसकी एक बहुत जबरदस्त फिलोसफिकल थॉट थे, थीम थी, उसको उसमें दिया था। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट है, बहुत मशहूर है। जॉन मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट पीरियड जो आता है, नेक्स्ट टाइम जो आता है वो आता है क्या चीज, अर्ली 17th सेंचुरी ये आता है, और इसे क्या कहता है, मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। इस पीरियड को मेटाफिजिकल पोएट्री का पीरियड कहा जाता है। ये अर्ली 17th सेंचुरी में था। मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग इमोशन विद द लॉजिकल रीडिंग। ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग है। इंटेलेक्चुअल को और कॉम्प्लेक्सिटी को ये कंबाइन कर देता है। इमोशन विद लॉजिकल रीजनिंग, इमोशन को लॉजिकल रीजनिंग से भी ये जोड़ देता है। इट यूजेस कंसीट, एक्सटेंडेड मेटाफर, कंसीट जो है एक्सटेंडेड मेटाफर को ये करता है, और विट एंड फिलोसफिकल आइडियाज को प्रस्तुत करता है अबाउट द लव, रिलीजन एंड लाइफ। ये लव, रिलीजन और लाइफ के बारे में ये बात करता है। अगर हम मेन पोएट और राइटर के बारे में बात करेंगे तो जॉन डन इज द सेंट्रल फिगर whose poetry blends passion with the intellectual and explores spiritual and physical love। ये क्या कहता है, जॉन डन इसमें मेन राइटर है, जिसकी पोएट्री जो है मिक्स कर देती है पैशन को और इंटेलेक्ट को, और उसको जो है शो करती है, एक्सप्लोर करती है, उसके बारे में प्रस्तुत करती है, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव को उसमें शो करती है, दिखाती है। जॉन डन की जो है गुड मिरर है, और एंड्रू मॉरवेल है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये एक बहुत जो है दो इस टाइम के राइटर को मैंने मेंशन किया है। रेस्टोरेशन पीरियड होता है। रेस्टोरेशन पीरियड की जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग दिया है कि किसी वस्तु की मूल दशा में वापसी, मरम्मत, जीर्णोद्धार, किसी वस्तु की उसके असली मालिक को वापसी, कई मीनिंग आती है। जैसे देखिए कि सबसे पहले होता है कि मरम्मत होता है, जीर्णोद्धार होता है। दूसरा होता है किसी वस्तु को उसके असली मालिक को वापस कर देना होता है। अब इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1660 से 1700 तक ये था। दिस पीरियड बिगन विद द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। जब रेस्टोरेशन हुआ था, यानी कि मोनार्क का राजा को फिर ला करके उसको बैठाया गया था, उसका राजपाट उसे वापस किया था, उसी से ये शुरू होता है। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर बिकेम मोर रियलिस्टिक, विट्टी एंड साटिरिकल, रिफ्लेक्टिंग सोशल लाइफ एंड पोएट कल्चर। ये क्या कहता था कि उस समय का लिटरेचर जो होता है एक बहुत ही रियलिस्टिक हो गया था, विट्टी हो गया था और सटायरिकल हो गया था, ये व्यंग्यात्मक हो गया था, और ये रिफ्लेक्ट करता है सोशल लाइफ एंड पोएट कल्चर, सोशल लाइफ को, सामाजिक जीवन को, और पोएट कल्चर को भी ये शो करता है। जिसमें ड्रामा है, स्पेशली कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर है,
फ्लोरिश्ड, इसी समय में कॉमेडी ऑफ मैनर जो है फ्लोरिश हुआ था। अगर इसके राइटर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं, तो इसमें जॉन ड्राइडन एंड विलियम कॉन्ग्रीव हैं। रोट अबाउट सोसाइटी, जिन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, एंड ह्यूमन वीकनेसेस विद द शार्प ह्यूमर, जो मनुष्य की जो कमियां हैं, जो कमजोरी है, कि किस तरीके से आदमी की वीकनेस कुछ होती है, हालांकि वो उसकी किस चीज पर मनुष्य जो है अपने आप को कमजोर फील करता है या क्या वो दिखाना चाहता है, उसको इसमें दिखाया गया। अगर आप इसमें पढ़ेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का, तो बड़ा मजा आएगा कि उसमें एक कुछ लोगों की कमजोरी क्या है, तो उसी को ये इसमें बताया है। अगर हम जॉन ड्राइडन की बात करते हैं तो एब्सलम एंड अक्यूटोफिल है, ये भी एक बहुत शानदार कृति है। आगे बढ़ते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। ये न्यू क्लासिकल पीरियड क्या होता है? 17 to 1798 तक चलता है, लगभग 100 ईयर्स चलता है। दिस पीरियड एम्फसाइज्ड ऑर्डर, रीजन एंड एडहेरेंस। ये किस चीजों पर? टू द क्लासिकल रूल्स। ये क्या कहता है? फिर उसके बाद देखिए न्यू क्लासिकल जो होता है ना, दिस पीरियड एम्फसाइज, ये जोर देता है, ऑर्डर पर जोर देता है, रीजन पर जोर देता है, एडहेरेंस निष्ठा पर जोर देता है, और टू क्लासिकल रूल्स, क्लासिकल रूल को पर ये समर्थन करता है या उसी के प्रति ये निष्ठा प्रस्तुत करता है। राइटर्स वैल्यूड क्लैरिटी, वो राइटर्स ने क्लैरिटी को चूज किया था और डिसिप्लिन को चूज किया था, एंड मोरल इंस्ट्रक्शन दिया था। इसमें हमने जो ये न्यू क्लासिकल पीरियड था, इसमें मोरल इंस्ट्रक्शन भी बहुत मिलते हैं। लिटरेचर इमिटेट ग्रीक एंड रोमन आइडियाज, ये ग्रीक और रोमन आइडियाज को ये इमिटेट करता है। इसके जो मेन राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप है। यूज सटायर टू द क्रिटिसाइज सोसाइटी, उसने यूज किया, सटायर का प्रयोग किया था सोसाइटी को, समाज में जो बुराइयां थी उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए। वाइल सैमुअल जॉनसन कंट्रीब्यूट टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंग्लिश। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर पोप है और सैमुअल जॉनसन है। जैसे सैमुअल जॉनसन ने अपनी एक डिक्शनरी लिखा था और अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक लिखा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मजा आता है जब आप रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं। तो अगला जो टाइम आता है प्री रोमांटिक पीरियड, 1740 टू 1798 तक ये था। देखिए इसी में ये इसी पीरियड में चलता है, 70 से ये न्यू क्लासिकल पीरियड में प्री रोमांटिक आता है, इसी में ये दूसरा हिस्सा आ जाता है। दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में ये जो क्या था, ये परिवर्तन हो रहा था। एंड इट शोज अर्ली साइंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, ये जो शुरुआती दौर का इमोशनल एक्सप्रेशन था जिसमें लव फॉर नेचर था एंड सिंप्लिसिटी थी, ये सारी चीजों को उसमें शो करता है। राइटर बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रूल एंड फोकस ऑन द कॉमन लाइफ एंड मेलॉन्कली। ये क्या था कि इस वक्त के जो राइटर्स थे वो स्ट्रिक्ट रूल से हट गए थे और फोकस करने लगे थे कॉमन लाइफ पर और मेलांकली पे, जो बहुत ज्यादा उदासी जो थी, नीरसता थी, उस नीरसता को लोग फोकस करने लगे थे। इसमें देखिए हम बात करेंगे टॉमस ग्रे की एलिजिबिलिटी इन टीचर चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है। इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टैंजाज हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कितना दुख वाली बात होती है, तो वही ये बता रहा है कि फोकस ऑन कॉमन लाइफ एंड मेलॉन्कली, विषादपूर्ण उदास जीवन को ये शो करती है। विलियम ब्लैक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पर भी आप बात करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं रोमांटिक पीरियड की, तो रोमांटिक पीरियड क्या था? 1798 टू 1837 था। रोमांटिसिज्म एम्फसाइज्ड इमेजिनेशन। ये रोमांटिसिज्म जो था ये किस पे करता है? एम्फसाइज करता है, जोर देता है इमेजिनेशन पर, इमोशन पर एंड नेचर पर। इट वैल्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम, और ये महत्व देता है किसको? इंडिविजुअल फ्रीडम को ये वैल्यू देता है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, और व्यक्तिगत जो उसके जो एक्सपीरियंस है उस पर वो बात करता है। राइटर्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट रूल एंड सेलिब्रेट ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। जो उसके जो स्ट्रिक्ट रूल थे
जो भी चाहे ड्रामा हो चाहे पोएट्री हो उसके स्ट्रिक्ट रूल को रिजेक्ट कर दिया था और इसको जो है ब्यूटी और क्रिएटिविटी को इन्होंने सेलिब्रेट किया था अर्थात यूज किया था। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का फोकस ऑन नेचर एंड कॉमन पीपुल। उसने कॉमन पीपुल को साधारण लोगों पर जो उसने प्रयोग किया था। वाइल एस टी कॉलेज जो है एक्सप्लोर द इमेजिनेशन एंड द सुपरनेचुरल। इसमें अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो टिंटन अबे है, एस.टी. कॉलेज की बात करते हैं कुबला खान है। तो ये बहुत सी चीज़ें थी, इसमें हम जो है इमेजिनेशन को ये करता था और सुपर नेचुरल चीज़ों को शो किया था एस.टी. कॉलेज ने। अगला जो पीरियड है शुरू होता है विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901। दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स सोशल पॉलिटिकल एंड मोरल कंसर्न ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीरियड था 1837 से लेकर के 1901 तक, ये जो सामाजिक और पॉलिटिकल और मोरल जो कंसर्न था, जो संबंध था ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड जो रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल इंग्लैंड से जो रिलेटेड था उसी पे ये फोकस करता है। लिटरेचर फोकसेस ऑन क्लास स्ट्रगल, जो डिफरेंट क्लास थे, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सारे क्लासेस बटे हुए थे, तो उसी पर के जो है फोकस करता है कि किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं एंड रियलिज्म और वास्तविकता को उसमें शो करता है। इट ऑफन एम्स टू रिफॉर्म सोसाइटी। इनका जो इस समय के जो राइटर थे वो चाहते थे कि समाज को सुधारा जाए, बट समाज सुधरने वाला है नहीं। चार्ल्स डिकेंस पोर्ट्रेट सोशल इनजस्टिस, जैसे चार्ल्स डिकेंस जो है इसने प्रयोग किया था सोशल इनजस्टिस को, जो समाज में अन्याय था उसको वो शो करता है, उसको चित्रित करता है। वाइल टॉमस हार्डी शोड द ट्रेजिक इफेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड फेट। और जबकि टॉमस हार्डी जो था उसने शो किया था कि जो ट्रेजिक इफेक्ट है ऑफ सोसाइटी, समाज का जो ट्रेजिक इफेक्ट है, जो भयानक प्रभाव है और जो भाग्य है, उसको उसने शो किया था। चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट है, टॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ द डी अर्बेला है, इसको आपको अध्ययन करना होगा, जानना होगा। अब आइए आगे करते हैं मॉडर्न पीरियड 1901 से लेकर के 1945 तक था। ये ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न लिटरेचर ब्रेक्स द ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सप्लोर इनर कॉन्शसनेस। ये क्या करता है कि ये जो मॉडर्न लिटरेचर है ये ब्रेक्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स को और एक्सप्लोर शो करता है, दिखाता है। यहाँ पता लगाने से मतलब ये कि पता लगा के बताना है कि जो इनर कॉन्सेंस को बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स डिसइल्यूजनमेंट, जो आदमी का निराशा है, भ्रम है, उसको ये जो है रिफ्लेक्ट करता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उसके बाद की ये बात है, उस पर ये शो करता है। फोकसिंग ऑन एलाइनेशन, वो जो लोग अलग हो रहे थे उनके ऊपर फोकस करता है। एंड फ्रेगमेंटेड, खंडित करता है रियलिटी को। राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद द स्टाइल एंड नैरेटिव टेक्निक। और जो राइटर जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नए नए स्टाइल को और नैरेटिव टेक्निक को ये किया था। अगर हम इसमें बात करते हैं, राइटर्स की बात करते हैं, तो इसमें टी.एस. इलियट है, द वेस्टलैंड लिखा था, एंड जेम्स जॉयसी है, यूलिसिस जिसने लिखा था। सो कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ है। इसमें टी.एस. इलियट की जो इंपॉर्टेंट है द वेस्टलैंड है, जेम्स जॉयसी की यूलिसिस है। आगे देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ये 1945 से आज तक ये चल रहा है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड लिटरेचर रेजेस अ फिक्स मीनिंग एंड एम्ब्रेसेस एम्बिग्विटी, आयरनी एंड प्लेफुलनेस। ये क्या कहता है कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ये जो वो क्या करता है लिटरेचर है, वो फिक्स मीनिंग को रिजेक्ट कर देता है और एम्ब्रेस करता है, स्वीकार करता है, गले लगाता है एम्बिग्विटी को, अनेकार्था को, अर्थात ऐसी स्थिति जो बिल्कुल क्लियर ना हो, अस्पष्टता को ये स्वीकार करता है, आयरनी को स्वीकार करता है एंड प्लेफुलनेस को स्वीकार करता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इट एक्सपेरिमेंट्स विद द स्ट्रक्चर एंड मिक्स्ड रियलिटी विद द फिक्शन। ये क्या करता है कि ये एक्सपेरिमेंट करता है स्ट्रक्चर का जो ढांचा है एंड मिक्स रियलिटी, और उसमें रियलिटी को मिक्स कर देता है विद द फिक्शन। देयर इज नो सिंगल ट्रूथ, यहाँ पे कोई एक सच, सिंगल सच नहीं है। एंड टेक्स्ट ऑफ एन क्वेश्चन अथॉरिटी, और इस टेक्स्ट में इसके जो ये होती है अथॉरिटी से ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डज हैपन सो। तो ये एक जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है इसका ये है। अगर ये इसका एक क्लू था। अगर हम इसके राइटर की बात करते हैं तो इसमें सलमान रुश्दी है और टॉमस पिंकॉन है। और यूज फ्रेगमेंटेड
नारेटिव एंड मेटाफिक्शन, इन लोगों ने फ्रेगमेंटेड नारेशन को प्रयोग किया था, मेटाफिक्शन को प्रयोग किया था। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन है, और जो है थॉमस पेंशन की जो ये है वो ग्रेविटी रेनबो है। ये जो थी, देखिए मैंने यहाँ पे एक किया था पेंशन है इसका नाम, यहाँ पे जो मैंने पेंशन यूज फ्रेगमेंटेड ये था, तो इसका मैंने ये दे दिया है। ये हमने पीरियड के बारे में जान लिया, और इसी वीडियो में हम जान लेते हैं जो मूवमेंट थे, मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले मूवमेंट कौन से हैं, एक किस समय में था, और इसके फीचर क्या थे, इसके ऑथर्स और उनके वर्क क्या है, इसमें हम बात करेंगे केवल 3 चीजों की। इसका फीचर क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, और इसके ऑथर्स कौन थे। प्री क्लासिकल ओरल कल्चर ये कहा जाता है बिफोर 8th सेंचुरी BC, 8 ईस्वी से पहले ये आता है। इसमें क्या था, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर था, मेनली ओरल था, मिथ था, लीजेंड था, फोक टेल्स थी। ये ओरल था अर्थात ये रिटन नहीं था। 8 ईस्वा पूर्व ये था, और इसमें जो है मिथ था, लीजेंड था, फोक टेल्स थी। फोकस ऑन प्रिजर्विंग कल्चर, ट्रेडिशन एंड मोरल वैल्यूज। ये क्या था कि ये किस चीज पे फोकस करता था, प्रिजर्व करता था, कल्चर को प्रिजर्व करता था, ट्रेडिशन को, परंपरा को करता था, एंड मोरल वैल्यूज, उनकी जो नैतिक महत्व थे उसको ये जो है प्रिजर्व किए हुए था, सुरक्षित किए हुए था। नो रिटन स्ट्रक्चर, इसका कोई ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें इस तरीके की चीजें ऐसे लिखी जाती थी। नो फिक्स ऑथरशिप, और इसमें कोई ऑथरशिप भी नहीं है, अर्थात कोई ऑथर भी का ये भी फिक्स सिस्टम नहीं मिलता है। इसमें हमें मिलता है जो है होमर की इलियाड, ओडिसी मिलता है, इंडियन इपिक्स मिलते हैं जैसे रामायण है, महाभारत है। आगे देखिए बात आती है क्लासिकल जो है ऑर्डर बैलेंस, ये कहता है ऑर्डर बैलेंस है। क्लासिकल क्या है, ये भी 18th सेंचुरी से 5th CE तक था, बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स, emphasized harmony, proportions, discipline and universal truth. Literature follows strict rule and structure form. देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स था, रोमन और ग्रीक आइडियल्स पे ये डिपेंड था, और ये जोर दे रहा था एक सामंजस्य को, और या एक जो है प्रोपोर्शन को, एक जो है अनुपात को, अनुपात में हर चीज को रखता था। इसमें डिसिप्लिन होती थी, यूनिवर्सल ट्रुथ होता था, सार्वभौमिक सत्य होता था। लिटरेचर फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल एंड स्ट्रक्चर फॉर्म्स। ये जो समय आया था, क्लासिकल एज जो आई थी, इसमें लिटरेचर ने एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो किया था, और उसका एक स्ट्रक्चर दिया था, फॉर्म दिया था कि क्या चीज क्या होती है। अगर हम सोफोक्लिस की ओडिपस देखते हैं, रेक्स की वर्जिल और एनिड देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं मेडिवल जो मूवमेंट था, ये क्या था, ये कब चला था, 5th to 14th सेंचुरी तक चला था, 5 से 14वीं शताब्दी तक चला था। ये रिलीजियस थीम है, डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियनिटी। ये जो रिलीजियस थीम है, इसमें जो है डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी ने इसको डोमिनेट कर लिया था। लिटरेचर फोकस ऑन गॉड, सिन, साल्वेशन एंड मोरालिटी, और मोस्टली डिडैक्टिक एंड डिटेन टू टीच रिलीजियस वैल्यूज, एलिग्री, लैटिन डोमिनेंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था कि ये जो मेडिवल एज थी, या सॉरी मेडिवल मूवमेंट जो था, ये क्या था, इसमें रिलीजियस थीम को प्रयोग किया जाता था, और वो रिलीजियस थीम किस धर्म से रिलेटेड होती थी, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होती थी। लिटरेचर जो फोकस करता था गॉड पे, पाप पे, साल्वेशन मोक्ष पे बात करता था, मोरालिटी नैतिकता पे बात करता था, और मोस्टली जो है ये डिडैक्टिक होता था, शिक्षात्मक होता था, शिक्षाप्रद होता था, एंड रिटेन टू टीच रिलीजियस वैल्यू, और इसको लिखा जाता कि ये धार्मिक वैल्यू को बताए लोगों को। और इसमें एलिगरी, रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता था, लैटिन डोमिनेंस। जैसे रूपक अलंकार जो होता है, एलिगरी जो होता है, रूपक आप कहेंगे कि तो मेटाफर होता है, मैंने यहाँ एलिगरी को रूपक का दिया, ये एलिगरी का ही एक फॉर्म होता है, और इसमें किसी एक विशेषता को शो किया जाता है, उससे रिलेट कर दिया जाता है किसी को, तो उसी को रूपक कहा जाता है, एलिगरी कहा जाता है। ये
है। मैं अभी एक वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच बनाने वाला हूं या लिटरेरी टर्म्स पे बनाने वाला हूं, तो अगर उसमें आएगा तो इसको मैंने एलिगरी को एक्सप्लेन किया है। इसके राइटर्स और इनके वर्क की बात करते हैं तो दांते है डिवाइन और डिवाइन कॉमेडी है, चौसर की जो कंटेम्परेरी टेल्स है। आगे बात करते हैं रेनेसां 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, ये बहुत लंबा पीरियड चलता है 14 टू 17th सेंचुरी। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ये जो क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ था, फोकस शिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमनिज्म। देखिए सबसे पहली चीज ये थी, क्लासिसिज्म में गॉड पे फोकस किया जाता था, सिन पे फोकस किया जाता था, सॉल्वेशन पे फोकस किया जाता था, लेकिन इसमें जो था किस पे जो है ये शिफ्ट फ्रॉम गॉड टू द ह्यूमन बीइंग्स पर आ गया था, ह्यूमनिज्म पर आ गया था। एनकरेजेस इंडिविजुअलिज्म, और ये इंडिविजुअलिज्म को एनकरेज करता है, आर्ट को एनकरेज करता है, साइंस को एनकरेज करता है, और एक्सप्लोरेशन जो है वो एक्सप्लोर करता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल क्रिएटिविटी, और ये एक्सप्लोर करता है, शो करता है, दिखाता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल क्रिएटिविटी को भी ये शो करता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की हैमलेट है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। इसमें सारी चीजों का आपको ये मिल जाएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हैमलेट और पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट मूवमेंट आता है न्यू क्लासिसिज्म, ये रूल्स और लॉजिक पे डिपेंड होता है। 17th और 18th सेंचुरी में आता है, रिटर्न टू द क्लासिकल आइडियल्स विद द मोर डिसिप्लिन। देखिए एक बात ये था कि ये क्लासिकल आइडियल से जो रेनेसां था वो हट गया था, फिर जो उसके बाद ये जो न्यू क्लासिसिज्म आता है ये फिर उसी की तरफ चला जाता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, दो बातें चलती हैं, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म। जैसे आप शेक्सपियर की पोएम्स को, सोनेट्स को पढ़ेंगे तो लव की बात करता है, मिलन की बात करता है, और बहुत सी चीज़ें उस ज़माने के और भी जो पोएट्स हैं वो कहते हैं कि आओ एम्ब्रेस मी, मुझे किस करो और चले जाओ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर जब न्यू क्लासिसिज्म आता है तो ये रिटर्न टू क्लासिकल आइडियल्स पे भी चला जाता है, फिर उसी क्लासिकल आइडिया पे चला जाता है जिसमें गॉड था, सिन था, सॉल्वेशन था, कि उसी पर ये फिर चला जाता है। और डिसिप्लिन था, ये और ज़्यादा डिसिप्लिन था। इम्फेसिस ऑन द रीजन, क्लैरिटी, ऑर्डर एंड मोरल लेसन, इसमें इम्फेसिस करता है रीजन पे, व्हाई हैपन सो, ऐसा क्यों होता है, क्लैरिटी को करता है, ऑर्डर को करता है, एंड मोरल लेसन को करता है, और डेकोरम शिष्टाचार को बताता है, मोरल लेसन्स को देता है, और क्या करता है, दूसरी चीजें इसमें कहते हैं इमिटेशन ऑफ द क्लासिक्स, और ये क्लासिक्स को इमिटेट करता है, क्लासिकल सिस्टम को ये करता है। राइटर्स फॉलो स्ट्रिक्ट लिटरेरी रूल्स, और इस जमाने के लोगों ने जो लिटरेरी रूल्स थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। अगर हम इसमें पोएट और राइटर की बात करते हैं तो इसमें अलेक्जेंडर पोप है, द रेप ऑफ द लॉक, जॉन ड्राइडन का है एब्सलम एंड एक्यूटोफिल, ये दो राइटर्स मैंने दिया है। फिर उसके बाद एक मूवमेंट चला था रोमांटिसिज्म, लेट 18th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक चला था। ये रिएक्शन अगेंस्ट रीजन एंड रूल्स, ये जो देखिए एक फिर मैं वही बात बताया कि जो क्लासिसिज्म से फिर उसको रिएक्ट कर दे रहा है, उसके अगेंस्ट में चला जा रहा है, रीजन एंड रूल्स जो उसमें था, रीजन और रूल था उसके ही विरुद्ध चला जाता है। फोकस ऑन इमेजिनेशन, और इस पे फिर क्या आता है, अपनी कल्पनाओं में ये चला जाता है, फीलिंग्स पे चला जाता है, नेचर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम पे चला जाता है, सब्जेक्टिविटी पे चला जाता है, यानी कि बहुत सी चीजें की एक सब्जेक्ट पे ये बात करता है। सेलिब्रेट्स ब्यूटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सुंदरता को सेलिब्रेट करता है और पर्सनल एक्सपीरियंस को भी ये शो करता है। अगर हम इसमें बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, और टिंटन अबे होता है, एसटी कॉलेज की कुबला खान आता है। तो ये था रोमांटिसिज्म, ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये था। नेक्स्ट आता विक्टोरियन सोसाइटी, इसमें जो है सोसाइटी प्लस मोरालिटी, इसमें दो चीज आती हैं। 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी में आता है, हालांकि ये इमोशन, ये वाला जो पोर्शन था रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन, ये दोनों थोड़ा सा मिक्स होता है, एक ही सदी में चलता है, तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा आगे पीछे चलती हैं। ये रिफ्लेक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसको शो करता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को शो करता है 19th सेंचुरी में। फोकस ऑन द सोशल प्रॉब्लम, और सामाजिक समस्याओं को फोकस करता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बताया था कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट
को भी शो करता है। एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नैतिक जिम्मेदारियां, उसको भी शो करता है। क्लास इश्यूज, जो क्लास जो डिवाइड है, जो पार्टीशन है लोगों के बीच में, उस इशू को भी ये शो करता है। लिटरेचर ऑफन हैज अ मोरल पर्पस, और लिटरेचर का जो पर्पस होता है वो मोरल होता है, नैतिक होता है। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट है, थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ द अर्बेली विलास है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कृति है उस समय की। अब आता है रियलिज्म अर्थात रियल लाइफ। ये एक मूवमेंट चला था रियलिज्म का, ये 19th सेंचुरी में चलता है। डिपिक्ट लाइफ एज इट इज, ये जो 19वीं शताब्दी सेंचुरी जो आती है, ये देखिए 19वीं शताब्दी में ये था, ये भी उसी पार्ट में आता है। इसमें एक और अलग चीज चलती है रियलिज्म की, अर्थात ये जो है जैसा जीवन है वैसा ही वो शो करता है। फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल, और ज्यादातर ये साधारण लोगों की बात करता है। एवरीडे सिचुएशन, प्रतिदिन के जो हालात हैं, और प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसी को ये शो करता है। अवॉइड इमेजिनेशन, इसमें जो था इमेजिनेशन को ये अवॉइड करता है। एंड एग्जाजरेशन, दो चीजों को ये अवॉइड करता है, एक इमेजिनेशन को, एग्जाजरेशन को। एग्जाजरेट यानी कि किसी चीज को न तो बहुत ज्यादा बढ़ाता चाहता है और न बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव दुनिया में डूब जाता है। लियो टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस, जॉर्ज एलियट के है मिडिल मार्च। अगर आप मिडिल मार्च पढ़ते हैं या वॉर एंड पीस पढ़ते हैं तो आपको ये पीरियड बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है नेचुरलिज्म आता है, साइंस और फेट, ये भी लेट 19th सेंचुरी में आता है। एक्सटेंशन ऑफ रियलिज्म, इसमें क्या मिलता है, रियलिज्म का एक्सटेंशन होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। इन्फ्लुएंस बाय साइंस एंड डिटरमिनिज्म, ये जो नियतिवाद है, जैसे एक जो इन्फ्लुएंस बाय द साइंस, जो विज्ञान है उससे, और नियति है, जैसे बहुत सी नियति के माने कुछ चीजें होना है, तो उसको ये शो करता है। shows how environment, heredity and social condition control human life। देखिए इसमें शो किया जाता है environment को, heredity अनुवांशिकता को, परंपरा को, एंड सोशल कंडीशन और सामाजिक स्थितियों को कैसे वो कंट्रोल करते हैं ह्यूमन लाइफ को, इसमें ये शो किया जाता है। जैसे बहुत सी चीजें इसमें आती हैं कि कभी कभी आदमी अपने भाग्य को के द्वारा हार जाता है, कभी कभी वो किसी और चीजों से ये करता था, तो सारी चीजों को इसमें लाया गया है कि रियलिज्म है और साइंस है, डिटर्मिनेशन है, नियति है कि क्या चीज होना है क्या चीज नहीं होना है, ये नीति है। जैसे अगर तूफान आना है तो तूफान आना है, तूफान आकर के बर्बाद होना है तो बर्बाद होना है, तो ये सारी चीजें थी। इसके हम बात करते हैं इसके समय के राइटर की, तो एमिली जोला है, जर्मिनल स्टीफन क्रेन है, द रेड बैज ऑफ द करेज, ये दो राइटर्स हैं, और दो राइटर को मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें। इत्तेफाक से मैं इन दोनों राइटर्स को नहीं पढ़ाऊं, ठीक है ना, बहुत आराम से जान लीजिए। मॉडर्निज्म, फ्रेगमेंटेशन, माइंड प्लस फ्रेगमेंटेशन, ये दो चीजें आती हैं अर्ली 20th सेंचुरी। ब्रेक्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है उसको तोड़ देता है। फोकस ऑन इनर थॉट्स, और इनर थॉट्स को ये फोकस करता है, जैसे साइकोलॉजी है, और फ्रेगमेंटेड रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो बिखरी हुई वास्तविकता उसको शो करता है। शोज एलाइनेशन, और ये अलगाववाद को शो करता है। एंड कंफ्यूजन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ में कंफ्यूजन है उसको शो करता है। बहुत बार व्हाई हैपेंस हो, व्हाई डज नॉट हैपन सो, ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इस मॉडर्न एज में हमारे दिमाग में आते हैं, और ये कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो इसमें जेम्स जॉयस यूलिसिस है, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड है, दोनों मेरी पढ़ी हुई है, अगर आप पढ़िएगा तो मजा आएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म है, मिड लेट 20th सेंचुरी आता है। ये मॉडर्निज्म जो है प्ले और आयरनी का ये मिक्सअप होता है। रिजेक्ट्स फिक्स्ड मीनिंग एंड ट्रूथ, ये रिजेक्ट करता है फिक्स मीनिंग को और ट्रूथ को। यूजेस आयरनी, और ये व्यंग को करता है। पैरोडी को करता है, यानी हास्यजनक नकल जो होती है किसी की, उसको ये शो करता है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और ये एक्सपेरिमेंटेशन को शो करता है, अर्थात नई नई चीजों को यूज किया जाता है इसमें। ब्लर्स बाउंड्रीज बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन, और एक जो है
जो बाउंड्रीज है बिटवीन रियलिटी और एंड फिक्शन उसको ब्लर कर देता है, अर्थात ये नहीं पता लगता है कि कहाँ से रियलिटी शुरू होती है, कहाँ से फिक्शन शुरू होता है। बहुत से ऐसे आप जो है देखेंगे, जैसे इसमें आता है थॉमस पेंशन की जो है ग्रेविटीज रेनबो है और सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन है। आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम मीनिंग है। ये एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट जो था ये 20वीं सेंचुरी में चलता है। ये किस पे फोकस करता है? ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे फोकस करता है। लाइफ इज ऑफन सीन एज मीनिंगलेस, अक्सर हमको ये पता लगता है जीवन जो है अर्थहीन है। बट ह्यूमंस आर फ्री टू चूज एंड क्रिएट देयर ओन पर्पस, ऑब्सर्डिटी, फ्रीडम, चॉइस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके बाद भी इंसान जो है, मनुष्य जो है वो फ्री होता है अपने जो है चूज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए अपने उद्देश्य को, अपनी एब्सर्डिटी को, अपनी फ्रीडम को, अपने चॉइस को, ये सारी चीज़ों को वो फ्री तरीके से क्या करता है, उसको एक यूज करता है, उसको प्रयोग करने की कोशिश करता है और अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो शो करता है। अगर हम इसमें बात करते हैं, जेन पॉल स्टार की है, नॉसी है, अल्बर्ट कैम्पस की द स्ट्रैंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर हम इसको बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिटरेरी पीरियड्स काल की बात करते हैं तो इसमें जो था, इसकी थोड़ी सी चीज़ें इसमें अगर हम शो कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। आगे मैं इसको हर टॉपिक को एक अलग अलग तरीके से आपको शो करके दिखाऊंगा। आज यहीं तक रोकते हैं। लिटरेरी पीरियड से जो काल था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, इसका जो मैं मीनिंग दिया हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिफिनेशन दिया हूँ कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या है, मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या है, फिर उसके बाद रेनेसां क्या है, फिर उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड क्या है, फिर उसके बाद न्योक्लासिकल पीरियड क्या है, फिर उसके बाद प्री रोमांटिक पीरियड क्या है, फिर उसके बाद रोमांटिक पीरियड क्या है, फिर विक्टोरियन पीरियड क्या है, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड क्या है, फिर उसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या है। फिर उसके बाद अगर हम लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें लिटरेरी मूवमेंट्स में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे प्री क्लासिकल पीरियड था, फिर उसके बाद जो है क्लासिकल ऑर्डर, ये उसी का नंबर दे दिया है, इसको मैंने नंबर चेंज नहीं किया है। लिटरेरी मूवमेंट आंदोलन जो चला था उसमें जो है प्री क्लासिकल है, ये ओरल कल्चर है, इसका मैंने डिफिनेशन दे दिया है। फिर उसके बाद क्लासिकल ओरल बैलेंस है, इसको भी आप देख लीजिए, आप एग्जाम में लिखने के काम आएगा। मिडिवल गॉड रिलीजियस है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद रेनेसां है, ह्यूमनिज्म है, फिर न्यू क्लासिकल रूल्स है, फिर रोमांटिक इमोशंस है, फिर विक्टोरियन सोसाइटी है, फिर उसके बाद रियलिज्म है, फिर नेचुरलिज्म है अर्थात साइंस है, साइंस और फेट है, फिर मॉडर्निज्म है, मिड फ्रैगमेंटेशन है, और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, फ्रीडम मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको मैंने आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए अर्थात इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही शानदार आपके तमाम क्लासेस के, चाहे GRF का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MA की तैयारी कर रहे हो, MA को परसू कर रहे हो, चाहे जो है किसी भी जो है स्कूल एजुकेशन के बाद अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं और आपके पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई चीज़ें मिलती रहे, आप अध्ययन करके अच्छे मार्क्स पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।